हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया फैनफिक लाई हूँ। ये फैनफिक एजेंट फैनफिक है और इसमें जो कैरेक्टर है उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पूरा फैनफिक मेरी ही कल्पनाओं पे आधारित है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी एक ऑफिस से शुरू होती है जहाँ एक लड़का बोल रहा होता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ही भूल गया। अब जब हम दोनों इस पर एक साथ काम कर रहे हैं तो तुम्हें भी इसके बारे में जानना चाहिए। वैसे तो मैं इस पर पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, पर यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बट तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हुए थोड़े दिन के लिए मैं और काम कर लूँगा, इसलिए ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट। तभी वांग यीबो का फ़ोन बजने लगा और वह लड़का अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जैसे ही वांग यीबो ने अपना फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट यूबिन बोल रहा था। वह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में वांग यीबो को बता रहा था, जो पहले वांग यीबो ने 3 बार कैंसिल कर दी थी। इसलिए यूबिन ने कहा कि बॉस, इस बार तो आपको मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वांग इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होगा। वांग यीबो ने उस लड़के की तरफ देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। तभी उस लड़के ने पूछा, क्या हुआ? तब वांग यीबो ने जवाब दिया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, खाना खा लेना ध्यान से। हम लोग बाद में बात करेंगे। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, वांग यीबो वहाँ से चला गया। तभी वो लड़का दौड़ते हुए उसके पीछे गया और कहा, अरे रुको, तुम अपना हीरा तो यहीं भूल गए, इसे तो लेते जाओ। वांग यीबो ने बिना पीछे देखे कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसे तुम अपने पास रख लो। उस दिन मीटिंग काफ़ी देर तक चली। जब तक वांग यीबो मीटिंग से बाहर आया तब तक रात के 2 बज चुके थे। पार्किंग लॉट से कार लेकर वांग यीबो उस रिजॉर्ट की तरफ चला गया जहां वे दोनों रुके हुए थे। अब आखिरकार वो लड़का वांग यीबो के साथ काम करने को तैयार हो गया और यही बात बताने के लिए वांग यीबो ने अपने कजिन को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही ली हाईकुन ने कहा, यार एक बार टाइम तो देख लेता, किस समय फ़ोन कर रहा है? मैं अभी अभी सर्जरी फिनिश करके आया हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही सोया था। इस पर वांग यीबो ने कहा, अब चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। मेरे पास एक खुश। उससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसकी कार पलट गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब कहानी एक्सीडेंट के 3 महीने की बात की है। टेबल पर रखा कांच का फूलदान नीचे गिर के टूट गया और पूरा कमरा कांच की खनखनाहट से गूंज उठा। तभी वांग यीबो ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? वो लड़का अचानक कहाँ चला गया? तुमने ठीक से जाकर रिजॉर्ट चेक तो किया ना? मेरे साथ वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसने तो मुझसे वादा किया था। यूबिन ने कांपते हुए लहजे में कहा, सर, असल में वो उसी रात को वहाँ से चला गया था। और वांग यीबो ने तुरंत पूछा, और क्या? यूबिन ने डरते डरते जवाब दिया, आपका खानदानी हीरा भी गायब है सर। वांग यीबो 3 महीने तक कोमा में था। आँख खोलते ही सबसे पहले उस लड़के का चेहरा उसके सामने आया। तभी अचानक उसने अपने कजिन ली हाईकुन से कहा, किसी को बोलो जाकर एक बार रिजॉर्ट चेक कर ले। ली हाकुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। उस पर वांग यीबो ने गुस्से में कहा, अब तक 3 महीने से ज़्यादा हो गए, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, पर उस रात के बाद मैं कभी उसके पास लौट कर ही नहीं गया। वो तो यही सोच रहा होगा ना कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। क्या मैंने उससे झूठा वादा किया? अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। प्लीज़ तुम जहाँ भी हो वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। वांग यीबो की ये बातें सुनकर ली हाईकुन को थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हीरे के साथ साथ तुमने उसे अपना दिल भी दे दिया है? असल में वांग यीबो के असिस्टेंट ने उसे ये सब जानकारी फ़ोन पर दी थी और अब जब उसके सामने खड़ा था, यूबिन ने कहा, सर, मैंने सब जगह चेक कर लिया है, यहाँ तक कि रिजॉर्ट के मैनेजर ने भी यही कहा कि किसी ने भी उसको उस रात के बाद नहीं देखा। वांग यीबो ने तुरंत पूछा, तुमने बाकी जगहों पर चेक किया? बताओ, क्या तुमने बाकी जगहों पर चेक किया?
यूबिन ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं जहाँ भी चेक कर सकता था वहाँ चेक किया, यहाँ तक कि मेरे साथ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी था, पर वो कहीं भी नहीं मिला सर। और आपका खानदानी हीरा भी गायब था। तो मुझे लगा कि शायद वो हीरा लेके, इससे पहले कि यूविन कुछ कहता, वांग यीबो ने उसे बीच में ही टोक दिया, बस चुप हो जाओ, उसके आगे कुछ मत बोलना, वो ऐसा लड़का नहीं है, तुम बस उसे जाकर ढूंढो, सब जगह चेक करो, शायद वो कहीं हो। यह कहकर वांग यीबो बेड पर लेट गया और छत पर लगे पंखे की तरफ देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रहा हूँ। अगले 6 महीनों तक वांग यीबो ने पूरे चाइना में उसकी खोजबीन करवा ली, पर वो कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गया हो। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ कैद नहीं हुआ। बस कुछ धुंधली तस्वीरों में इतना दिख रहा था कि कंधे पर एक बैग लटकाए हुए वह रिजॉर्ट से बाहर जा रहा था। उसके बाद वो कहाँ गया, किसके साथ गया, इसका कुछ अता पता नहीं था। करीब 6 महीने तक खोजबीन करने के बाद कुछ भी ना पता चलने पर वांग यीबो अपने सभी आदमियों को वापस बुला लेता है। अब 7 साल बाद सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर सूरज भी निकल आया था। अभी भी बहुत ठंड थी, इसलिए बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। घर के बाहर चिड़िया चहचहा रही थी, जैसे सब मिलकर लोगों को उठाने की कोशिश कर रही हो। पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। उसी घर के बेसमेंट में कंप्यूटर के सामने एक लड़का बैठा हुआ था और कंप्यूटर पर कोड ऐसे टाइप कर रहा था जैसे उसे सब मुंह जवानी याद हो। अपने काम में वो इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बेसमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। पूरा बेसमेंट हाईटेक कंप्यूटर से भरा हुआ था, जैसे वहाँ कोई जासूस रहता हो। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और अचानक उसका ध्यान फ़ोन की तरफ चला जाता है। जैसे ही उसने फ़ोन खोला तो उसमें एक मैसेज था, सुबह 9 बजे आऊँगा, इसलिए तैयार रहना। उसने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे आशा है कि आपको मेरी कंडीशन याद होंगी। थोड़ी देर बाद उसके मैसेज का जवाब आया, हाँ मुझे सब पता है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उसने इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन टेबल पर रखकर दोबारा अपने काम में लग गया। करीब 15 मिनट बाद झिझकते हुए वह कंप्यूटर के सामने से उठ गया और मन ही मन कहा, पता नहीं लोग मुझे काम करते हुए क्यों डिस्टर्ब करते हैं। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा यार। और वह बेसमेंट से निकलकर अपने बेडरूम में चला गया। फ्रेश होकर अपने गार्डन में योगा करने के लिए चला गया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा उसका ड्राइवर वहाँ खड़ा है। उसने तुरंत कहा, जाओ सिंह अंकल, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जाओ सिंह और उनकी पत्नी जाओ किम पिछले 6 साल से उसके लिए काम कर रहे थे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। दोनों पति पत्नी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। जाओ सिंह ने उसे सॉरी कहा और गर्म पानी में तौलिया देते हुए कहा, आज आप नाश्ते में क्या खाएंगे। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जाओ सिंह को थोड़ी चिंता होने लगी कि पिछले दिनों से मास्टर ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ना ठीक से खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वह लगातार दिन रात सिर्फ काम कर रहे हैं और आज फाइनली वे घर से बाहर आए हैं। तभी उसने कहा, अंकल जाओ आंटी से कहना मेरे लिए राइस बना दें। जाओ सिंह ने कहा, उसके साथ आप कुछ पीना पसंद करेंगे। वैसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह ही मैं बगीचे से संतरे लेकर आया हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए संतरे का जूस बना दूँ। उस लड़के ने जवाब दिया कि ठीक है, आप बना दीजिएगा। और ऐसा कहकर वह अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। नहा धोकर वह तैयार हो गया और अपने गीले बाल सुखाने लगा। उसने शॉर्ट और वाइट कलर का टी शर्ट पहना था। फिर वह नीचे नाश्ता करने आ गया। अब तक सुबह के 9 बज चुके थे। नाश्ता हो जाने के बाद जाओ सिंह ने उसे जूस दिया। तभी उन लोगों को दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जाओ सिंह और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। तभी जाओ किम ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है।
तभी उन दोनों ने देखा कि वो लड़का उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। जाओ शिंग ने कहा, मास्टर प्लीज़ आप बाहर मत जाइए, कोई खतरा हो सकता है, पहले मैं जाके चेक करता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, उस लड़के ने उनकी ओर देखा और इशारों इशारों में बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ शिंग और उनकी पत्नी दोनों उस लड़के के बिल्कुल पास खड़े हो गए, जैसे दोनों उसके बॉडीगार्ड हो। तभी हेलीकॉप्टर ने बगीचे में लैंड किया तो जाओ शिंग ने देखा हेलीकॉप्टर के ऊपर वांग ग्रुप्स के लोग थे। ये चाइना की जानी मानी कंपनियों में से एक थी जिसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में थी। तभी उस लड़के ने कहा, अंकल शिंग अभी कुछ गेस्ट आएंगे, इसलिए आप उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दीजिएगा। उन्होंने हाँ में सिर झुकाया और किम के साथ किचन में चले गए। पहला आदमी जो दरवाजे से अंदर आया, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, पर देखने में वो अभी भी 30 साल की लग रहे थे। उनकी सुंदरता किसी भी मॉडल से कम नहीं थी। इस उम्र में भी वे इतने चुस्त और तंदुरुस्त थे। अपनी जवानी के दिनों में तो वे और भी सेक्सी रहे होंगे। सारी लड़कियां इन्हीं की दीवानी रही होंगी। उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह समुद्र की तरह शांत रहते थे, लेकिन अगर कोई उनको परेशान करता था तो उसे बर्बाद करने में भी वह पीछे नहीं हटते थे। और ये कोई और नहीं, वांग ग्रुप के पुराने चेयरमैन वांग हेन थे। दूसरा आदमी जो उनके पीछे आया, उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। लंबा, तगड़ा और देखने में बहुत हैंडसम था। उसका हेयर स्टाइल देखकर लग रहा था कि वह करंट फैशन ट्रेंड को काफ़ी फॉलो करता है। वह वांग हेन का दूसरा बेटा वांग युआन है। तीसरा आदमी जो सबसे लास्ट में आया, उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। वह वांग हेन के पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर वैन पिंग थे। वह वांग हेन के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी से लेकर उनके घर के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो बिजनेस की दुनिया में भी काफ़ी मशहूर है। सब उनको असिस्टेंट वैन के नाम से जानते हैं। जैसे ही लड़के को लगा कि वांग हेन उनकी तरफ आ रहा है तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर वांग। वो मिस्टर वांग की काफ़ी इज्जत करते थे क्योंकि पास्ट में उन्होंने उसकी 2 बार मदद की थी। वांग हेन उसे ध्यान से देखने लगे। अभी भी वो चुलबुला लड़का था जिससे वह 7 साल पहले मिले थे। तब तो वह एक 16 साल का लड़का था। शौक भी बाकी लड़कों की तरह ही थे। वो भी अपने लिए नए नए अपनी पसंद की लेटेस्ट चीज़ें खरीदता था। उसकी आंखों को देखकर लगता था कि उसमें बस सच्चाई और ईमानदारी भरी हो। बट वांग हेन को उस प्यारी सी मुस्कान के पीछे कुछ उदासी भी नजर आ रही थी, जैसे किसी परेशानी ने उसे घेर रखा हो। तभी उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं यह अभी भी उसी सदमे में तो नहीं जी रहा। पिछले 7 सालों में बस इतना ही बदलाव हुआ कि वह 16 साल के चुलबुले लड़के से एक खूबसूरत नौजवान बन गया है जो बहुत समझदार और तेज है और हर परेशानी का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहता है। वह उसे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि वह इस लड़के से दोबारा मिलेंगे। वो लगातार उसे घूर रहे थे। अपने पापा को ऐसा करते हुए देख युआन खांसने लगता है और इस तरह से वह उनका ध्यान भटका रहा था। ये सुनकर वह अपने बेटे की तरफ देखने लगे और फिर लड़के की तरफ मुड़कर कहा कि तुमने सही कहा था कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, इसलिए शाओजान मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस पर शाओजान ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं आपका एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। ये सुनकर वांग हेन थोड़ा उदास हो गए। बगल में खड़े युआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का किस एहसान की बात कर रहा है और असल में ये लड़का है कौन, और ये हमारी किस तरह से मदद कर पाएगा। क्या ये सच में मदद कर पाएगा या ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। यही सब सोचते सोचते युआन की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन बीच में उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसे तो बस इतना याद आ रहा था कि कल रात उसके पापा ने उसे फ़ोन करके कहा था कि सुबह 8 बजे वो वांग मैंशन में पहुंच जाए। अगर आज यहाँ पर बड़े भैया होते तो शायद वो आसानी से पूछ लेते कि बात आखिर है क्या, पर वो तो अपने भाई के बारे में सोचकर युआन काफ़ी उदास हो गया। तभी शाओजान वांग हेन के साथ आए 2 लोगों को घूरने लगा और इशारों इशारों में उसने ये पूछने की कोशिश की कि ये लोग आखिर है कौन।
उधर युआन भी मन ही मन ये सोच रहा था कि ये लड़का है कौन और हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वांग हेन ने कहा, ये मेरा दूसरा बेटा युआन है, वांग युआन। ये सुनकर युआन ने मन ही मन सोचा कि बस इतना सा इंट्रोडक्शन, इनको तो मेरे बारे में और ज़्यादा बताना चाहिए था। युआन अपने पापा से कहना चाहता था पर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी युआन ने शाओ जान से कहा, हेलो, मैं वांग यान हूँ। युआन गुस्से में था इसलिए उसने कुछ और ज़्यादा नहीं कहा। तभी शाओ जान ने जवाब दिया, हेलो, मैं शाओ जान हूँ। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फैनफिक आपको कैसा लगा और इस फैनफिक को मैं आगे जारी रखूँ या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।